बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोगा इमरान सीरीज मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। सफदर ने अर्शे पर शोर सुना और बौखलाकर केबिन से बाहर आया। खलासियों के मजमे में इसे पेड्रो नजर आया, जो वहशियों की तरह उछल उछल कर कह रहा था, मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसकी ये जुर्रत के ड्रेला पर नजर डाले। पेड्रो बोल रहा था। दूसरी तरफ मिशकन भौंच कर खड़ा था और दोनों के दरमियान कुछ मजबूत जिस्मों वाले खलासी हायल थे। सचमुच ऐसा ही मालूम हो रहा था जैसे पेड्रो मिशकन को मार ही डालेगा। फिर इसने इमरान को भी अपने केबिन से निकलते देखा और सफदर तेजी से उसके पास पहुंचा। पेड्रो चीख रहा था, ड्रेला को लाओ, बुलाओ उसे। अगर वो भी, मैं उसे भी गोली मार दूंगा। हटो तुम लोग सामने से, वरना मैं एक एक को खा जाऊंगा। पेड्रो चीख रहा था। वो खलासियों पर हाथ चलाने लगा और मिशकन ने चीख कर कहा, ये पागल हो गया है, इसे पकड़ लो, वरना ये हमें बर्बाद कर देगा। जो खलासी दरमियान में आ गए थे अच्छी तरह पिट गए थे, क्योंकि पेड्रो किसी अरने भैंसे की तरह मजबूत था और इसके घूंसे यकीनन ऐसे ही रहे होंगे जिनसे जबड़े हिलकर रह जाएं। चोट खाए हुए सयाफाम खलासी भी बरहम हो गए और उन्होंने इसे बेबस कर देने की कोशिश शुरू कर दी। ये क्या हो रहा है? सफदर ने पलकें झपकाईं। इश्क हो रहा है, इमरान ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। वो ड्रेला से मोहब्बत करता है, इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन दुश्वारी यह है कि ड्रेला के अब्बाजान मिशकन को पसंद करते हैं। अगर तुम अम्मा जान तक पहुंच सको तो तुम्हारा मुस्तकबिल भी महफूज हो सकता है, इमरान ने कहा। कहीं झगड़ा हमारे मामले को खटाई में न डाल दे, सफदर बड़बड़ाया। नहीं, हमारा मामला खटाई या सौंधी मिट्टी वाले मामले से बिल्कुल अलग है, खुदा का शुक्र है, इमरान ने कहा। सफदर इस झगड़े को बड़ी तवज्जो और दिलचस्पी से देख रहा था। इसे क्या इल्म कि भी जमालों की अब्बाजान इसके करीब ही खड़ी भूस में पड़ी हुई चिंगारी के कारनामों से महजूज हो रहे हैं। मिशकन भी कमजोर नहीं है, इमरान ने सर हिलाकर कहा, मगर इसका हाजमा कुछ खराब मालूम होता है। अरे वो देखो, इन लोगों ने तो पेड्रो को गिरा ही लिया। वाह भाई, तुम कहाँ वो ड्रिलर डालें। मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ खुद से ही मोहब्बत कर सकती हो। पेड्रो और मिशकन तो दोनों ही छोटे बड़े गधे हैं, इमरान ने कहा। सफदर चौंक कर इमरान को घूरने लगा, मगर इसके चेहरे पर हिमाकत के अलावा और क्या मिलता। फिर भी सफदर कुछ गैर मुतमईन सा नजर आने लगा। खलासी पेड्रो को उठाए हुए इसके केबिन की तरफ लेकर जा रहे थे। शायद वो बेहोश हो गया था। लिबास तो तार तार ही था। ऐसा मालूम होता था जैसे उन्होंने कोई लाश मुर्दार को परिंदों के पंजे से छीनी हो। मिशकन भी साथ था। इसने इमरान और सफदर की तरफ हाथ हिलाकर कहा, तुम लोग उतरने के लिए तैयार रहो। ओह, सफदर ने इत्मीनान की सांस ली और फिर बोला, मैं तो समझा था कि शायद अब हमें सफ़र जारी ही रखना पड़ेगा, मगर ये कैसे होगा? क्या वो सिर्फ कैदियों को उतारेंगे? क्या हम कैदी हैं? इमरान ने वसीले लहजे में कहा। तुम बस खामोशी से देखते रहो, जोसेफ भी हमारे साथ ही उतरेगा। थोड़ी देर बाद सफदर को कुछ परिंदे उड़ते नजर आए। जजीरा गालिबन करीब ही था। इसके साथ ही अर्शे पर इकट्ठे हो रहे थे। इनमें कैदी भी थे और अब मिशकन के हुक्म से इनके हाथों में हथकड़ियां भी डाल दी गई थीं। इमरान पेड्रो के केबिन के करीब खड़ा कागज के एक टुकड़े पर पेंसिल घसीट रहा था। पेड्रो प्यारे, बल्कि मेरी जान भी, तुम्हें परेशान ना होना चाहिए। 2-3 दिन में तुम्हारी जहनी हालत ठीक हो जाएगी। बोगा के लिए प्यार, इसे इत्तला दे देना कि मैं हमेशा इससे मोहब्बत करता रहूंगा। इमरान। कागज को तय करके इसने दरवाजे की झोड़ी से केबिन में डाल दिया और फिर तेजी से चलता हुआ अर्शे पर आया। यहाँ इसके साथी भी मौजूद थे। स्टीमर रुक गया था। एक बड़ी किश्ती नीचे से उतारी जा रही थी। जजीरा यहाँ से शायद 2-3 फरलांग के फासले पर था, लेकिन वो कोई रेगिस्तानी जजीरा मालूम नहीं होता था। इतनी दूर से भी सरसब्ज दरख्त नजर आ रहे थे। दफातन स्टीमर ने 3 सीटियां दी। हो सकता है कि जजीरे वालों के लिए किसी किस्म का इशारा रहा हो। किश्ती पानी की सतह पर पहुंच गई तो रस्सियों की सीढ़ी नीचे लटका दी गई। यकबैक रॉबर्टो गुर्राया, हम कैसे उतरेंगे? हमारे हाथों में तो हथकड़ियां हैं। तुम इस मुनासिबत से अपने हाथ फैला सकते हो कि रस्सियां पकड़ सको, इमरान ने आंखें निकाल कर कहा। और रॉबर्टो चुपचाप उतरने लगा। इसी तरह लिजी भी उतरी, मगर शायद वो खौफजदा थी। इसके बाद जोसेफ भी सीढ़ी की तरफ बढ़ा। ए, तुम कहाँ? मिशकन ने उसे टोका, लेकिन इमरान की हिदायत के मुताबिक जवाब तैयार था। जोसेफ ने हैरत से पलकें झपकाईं और बोला, क्यों? कैप्टन ने मुझसे यही कहा था। हाँ हाँ, इमरान ने सर हिलाकर तायद की। इसे हमारे साथ ही उतरना है। पेड्रो ने यही कहा था, मेरे सामने की बात है, इमरान बोला। बात खत्म हो गई थी और जोसेफ निहायत इत्मीनान से नीचे उतरता चला गया। किश्ती साहिल की तरफ रवाना हो गई। ये मोटर बोट थी और इस पर जहाज के अमले के 4 मुसल्लह आदमी भी मौजूद थे। साहिल तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी।
पानी पर उभरी हुई कगारें पथरीली थीं और किनारे से अंदर की तरफ जमीन बतदरीज सतह समुद्र से ऊंची होती गई, इतनी ऊंची कि शायद दोनों औरतों को तो कोहे पेमाई का मजा ही आ जाता। वो सामान समेत उतार दिए गए और मोटरबोट फिर स्टीमर की तरफ मुड़ गई। जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, इमरान ने कहा, हम कुछ देर यहीं ठहरेंगे। वो एक जानिब बैठ गए। इमरान के अलावा शायद ही कोई ऐसा हो जिसकी पेशानी पर गहरे तफक्कुर की निशानियां ना रही हों। मुझे हैरत है कि आखिर जोसेफ को कैसे हमारे साथ उतरने की इजाज़त मिल गई। कुछ देर बाद रॉबर्टो ने कहा और इमरान सर हिलाकर बोला, अभी इसका तस्करा ना करो, वरना यहीं तड़ से गिरोगे और हमारे हैरत के मर जाओगे। इमरान ने कहा। उन्होंने देखा कि स्टीमर हरकत में आ गया है और फिर थोड़ी देर बाद इसका बलाई हिस्सा भी नीले आसमान और नीले पानी के दरमियान गुम हो गया। चलो अब, इमरान उठता हुआ बोला, हमारी हथकड़ियाँ तो खोलो। चौहान झिला गया। ज़रा कुछ देर और ठहरो, इमरान ने कहा और फिर इसने 2 सूटकेस उठा लिए। बकिया सामान सफदर और जोसेफ ने संभाल लिया। जूलिया और लिजी बिल्कुल खामोश थे। हो सकता है जूलिया को इस दौरान में इमरान पर ताव भी आया हो, लेकिन वो खामोश ही रही थी। इमरान फिलहाल उन्हें ये नहीं बताना चाहता था कि वो खुद ही बोगा के जाल में फंस गया है, इसलिए उसने भी इनकी हथकड़ियाँ नहीं खोली थी। वो इन पर यही जाहिर करना चाहता था कि वो बाहसन और खूबी फर्नांडो का पार्ट अदा कर रहा है। अगर इन्हें हकीकत का इल्म हो जाता तो शायद वो इस जगह से हिल भी ना सकते, और रॉबर्टो की दानिश में तो वो इसकी ज़िंदगी के आखिरी ही लम्हात होते। चढ़ाई ज़्यादा तकलीफदेह नहीं थी। ऊपर पहुंचकर उन्हें दूसरी तरफ घना जंगल नजर आया और यकबैग जोसेफ बड़बड़ाया, अरे मैं तो मर ही गया बॉस। क्यों? इमरान उसे घूरने लगा। ये कोई वीरान जजीरा मालूम होता है बॉस, जोसेफ ने कहा। चलो ये तो और भी अच्छी बात है, इमरान ने कहा। खाक अच्छी बात है, रॉबर्टो ने गुस्सीले लहजे में कहा। अब यहीं एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाएंगे। बकवास मत करो, अगर बोगा हमें मारना ही चाहता तो इतनी दूर खींच कर बुलाने की क्या जरूरत थी, इमरान ने कहा। वो हमें सिसक सिसक कर मरता हुआ देखेगा, रॉबर्टो ने कहा। वो इसी जगह रुक गए थे। यकबैग चौहान ने कहा, मुनासिब ये होगा कि हम फिर नीचे उतर जाएं। जंगलों में घुसना बेहतर ना होगा। इधर तो मैं बिल्कुल ही मर जाऊंगा, जोसेफ ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। क्यों? इधर खारे पानी के अलावा और है क्या? जोसेफ बोला। और जंगल में तो तुम्हारे बाबा ने डिस्टिलरी खोल रखी थी, इमरान ने बुरा समूह बनाकर कहा। वहाँ मैं कुछ ना कुछ तलाश कर ही लूँगा बॉस, जोसेफ गिड़गिड़ाया। मेरा नशा उखड़ रहा है। अच्छा, इमरान कुछ सोचता हुआ बोला। क्यों ना सिर्फ मैं जाऊँ और जोसेफ भी मेरे साथ होगा। अच्छा, तुम लोग यहीं ठहरो, शायद हम उधर कोई मुनासिब जगह तलाश कर सकें, इमरान ने कहा। इसे दोनों सूटकेस ज़मीन पर रख दिए और उन्हें खोला। इनमें छोटी छोटी नालों वाली ताकतवर राइफलों और कारतूसों के अलावा और कुछ नहीं था। इसने 2 राइफलों की नालें कुंडों में फिट की, कुछ कारतूस लिए और जोसेफ के साथ दूसरी तरफ जंगल में उतर गया। फिर अंधेरा फैलने लगा। उन दोनों का कहीं पता न था। सफदर की उलझन बढ़ गई थी। दूसरे लोग भी बोर हो रहे थे। हथकड़ियों की कुंजियां सफदर ही के पास थीं। उसने रॉबर्टो, लिजी और चौहान को आज़ाद कर दिया। बकिया तीनों राइफलें भी दुरुस्त कर लीं। रॉबर्टो खोपड़ी से बाहर हो रहा था। इसने सफदर से कहा, आखिर तुम लोगों की ऐसे दीवाने आदमी से कैसे दिखती है? तुम अपने काम से काम रखो, सफदर झिंझिला गया। जहन्नम में खींच लाया है, रॉबर्टो बड़बड़ाया। क्यों आए थे? इनकार कर दिया होता, वो तुम्हें मजबूर ना करता, सफदर ने कहा। बस हिमाकत होगी, बस शायद इसी तरह मौत आनी है, वरना अव्वल तो बोगा के कैदी को रिहाई नसीब ही नहीं होती, और अगर कोई निकल भी गया तो फिर वो बोगा की तरफ रुख करेगा। तौबा करो, मुझे तो इस बेचारी पर रहम आता है। वो जूलिया की तरफ देखकर खामोश हो गया। अपनी बेचारी पर नज़र रखो तो बेहतर है, जूलिया ने उसीले लहजे में कहा। यह तो ज़बरदस्ती आई है, बोगा ही की लड़की ठहरी, रॉबर्टो के लहजे में फ़र्क था। मगर इसके हाथ तो ऐसे नहीं मालूम होते कि राइफल ही संभाल सकें, जूलिया ने तंजिया लहजे में कहा। फिर करीब था कि लिजी और जूलिया में झपट हो जाती। सफदर ने बीच बचाव कर दिया। क्या तुम सब पागल हो गए हो? ये तो देखो कि हम किन हालात से दो चार हैं। इमरान और जोसेफ भी अभी तक वापस नहीं आए, सफदर बोला। मैं तो यहाँ बेकार नहीं बैठ सकती, जूलिया ने कहा। पता नहीं इन दोनों पर क्या गुजरी। वो सचमुच परेशान नजर आ रही थी। मैं भी यही सोच रहा हूँ, हमें देखना चाहिए, सफदर बोला। तुम जाओ, मैं इन लोगों को यहाँ देखूंगा, या मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ ठहरो, चौहान बोला। ओह, क्या मैं खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकता? रॉबर्टो को ताव आ गया। तुम बहुत तेज मिजाज हो दोस्त, चौहान ने इसके शाने पर हाथ रखकर कहा। धोखा खाओगे, यहीं ठहरो, तावक्त ये कि हम कोई ठिकाना तलाश ना कर लें, चौहान ने कहा। मैं भी जाऊंगी सफदर के साथ, जूलिया उठ गई। रॉबर्टो ने बुरा समूह बनाकर कहा, जो दिल चाहे करो, मेरी राह अब अलग है। मैं भी किसी की दीवानगी का शिकार हूँ, एक मतलून मिजाज और गैर संजीदा आदमी की क़यादत पर भरोसा कर लिया। तुम सब जाओ, मैं और लिजी हर हाल में यहीं ठहरेंगे।
रॉबर्टो ने कहा। चौहान, तुम यहीं ठहरो। सफदर का लहजा नाखुशगवार था। रॉबर्टो अब हमारा कैदी है। क्या कहा? रॉबर्टो गुर्राया। खफा होने की जरूरत नहीं है दोस्त। चौहान ने उसके शाने पर हाथ रखकर नरम लहजे में बोला। हम इमरान के चार्ज में दिए गए हैं और ये इमरान का हुक्म है कि हम जिंदगी के आखिरी लम्हात तक तुम दोनों की हिफाजत करें। रॉबर्टो कुछ ना बोला। सफदर नशेब में उतरने लगा। जूलिया को इन दोनों ने ही रोका था, लेकिन वो ना मानी। सफदर के हाथ में टॉर्च थी। तुमने बुरा किया, तुम्हें वहीं ठहरना चाहिए था, सफदर बोला। लेकिन वो इसके जुमले पर ध्यान दिए बगैर अस खुद रफ्तगी के आलम में बोली। वो सचमुच ही दीवाना ही है, कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ गया हो। सफदर कुछ ना बोला। उसे जूलिया के एहसास का अंदाजा था। वो जानता था कि वो इमरान के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। वो चलते चलते रुक गया। उलझन की बात ही थी, आखिर जाता किस तरफ? ये भी तो मालूम नहीं था कि जजीरे का फैलाव कितना है। पूरा जजीरा जंगलात पर ही मुश्तमिल है या यहाँ पर कोई बस्ती भी है? पता नहीं वो दोनों किधर गए होंगे। दफतन इसे स्टीमर की 3 सीटियाँ याद आईं, जिनका अंदाजा इशारतन था। अगर वो किसी किस्म का इशारा ही था तो किसके लिए? जाहिर है कि जिसके लिए भी वो इशारा था, इसकी रिहाइश आसपास ही कहीं होगी। क्या सोचे हो? जूलिया ने उसे टोका। सवाल यह है कि जाएं किस तरफ, सफदर ने कहा। सुनो, क्या तुम वाकई इमरान को अहमक समझते हो? जूलिया ने पूछा। क्यों? सफदर बोला। वो जिधर से भी गया होगा, राह में किसी न किसी किस्म के निशानात जरूर छोड़े होंगे, जूलिया ने कहा। मैं भी यही सोच रहा था, मगर निशानात की तलाश ही कहाँ से शुरू की जाए, सफदर ने कहा। जूलिया कुछ ना बोली। जंगल झींगरों की झाई झाई से गूंज रहा था। कभी कभी बंदरों की भी आवाज़ें सुनाई देती थी। जूलिया की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। सफदर के कॉल के मुताबिक निशानात की तलाश भी मुश्किल थी। पता नहीं वो कहाँ से किस सिमत में गया हो। फिर भी सफदर ने इसकी तजवीज़ के मुताबिक काम शुरू कर दिया। यानी टॉर्च की रोशनी में आसपास ऐसे निशानात तलाश कर रहा था जो इमरान तक रहनुमाई कर सके। दफतन इसके हलक से अजीब सी किस्म की आवाज़ निकली और जूलिया इसकी तरफ झपटी। क्या बात है? टॉर्च की रोशनी में इसे खून का एक बड़ा सा धब्बा नजर आया था। गो खुश्क था, लेकिन रंगत बता रही थी कि ज़्यादा देर का नहीं है। किसी के करीब से एक बेतरतीब सी लकीर भी गुजर रही थी। ये भी खून ही की लकीर थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई जख्मी आदमी या जानवर खिसकता हुआ इधर से गुजरा हो। अब क्या होगा? जूलिया ने बदहवासी से कहा। क्यों? ओह, मैं इतना कनौती नहीं हूँ। आओ देखें, सफदर बोला। वो खून की शिकस्ता और बेतरतीब लकीर को देखते हुए आगे बढ़ने लगे, जिसका सिलसिला एक गार के दहाने पर ख़त्म हो गया। ओह, कहीं वो कोई दरिंदा ना हो, जूलिया ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। सफदर ने कुछ कहे बगैर गार में टॉर्च रोशन की और दूसरे ही लम्हे में जूलिया इस पर लद पड़ी। रोशनी का दायरा एक औंधे पड़े हुए आदमी पर कांप रहा था, लेकिन इतने फासले से अंदाज़ा करना मुश्किल ही था कि वो जिंदा है या मुर्दा। नहीं, ठहरो, जूलिया इसका शाना मजबूती से पकड़ती हुई बोली। अंदर मत जाओ। ना ये इमरान हो सकता है और ना ही जोसेफ। इसने झुककर बाएं हाथ से एक बड़ा सा पत्थर उठाया और गार में फेंक दिया। इसके गिरने की आवाज़ गार की महदूद फिजा में गूंज कर रह गई, लेकिन ज़मीन पर पड़े हुए आदमी ने जुबिश तक ना की। सफदर गार में उतर रहा था। इमरान के कहने के मुताबिक चौहान ने अपना दूसरा मेकअप ख़त्म कर दिया था, लेकिन मसलेहत इसकी समझ में नहीं आई थी। आती भी कैसे, जबकि इमरान ने पेड्रो वाली कहानी इन्हें नहीं सुनाई थी। ये नहीं बताया था कि वो खुद ही धोखा खा गए हैं। बोगा के आदमी तो हकीकतन जागते रहे थे, इसलिए अब इन ढकोसलों की ज़रूरत कब बाकी रही थी। और शायद इसने अपनी दानिश में ही अच्छा ही किया था कि इन्हें इसकी हवा भी लगने नहीं दी थी, वरना शायद रॉबर्टू तो खोपड़ी से बाहर होकर इस पर फायर करने से भी गुरेज ना करता। सफदर और जूलिया की रवानगी को भी आधा घंटा गुजर गया था और रात इनके सरों पर किसी खबीस रूह की तरह मुसल्लत होती जा रही थी। यकबैक उन्होंने कदमों की आहटें सुनी और चौंक कर खड़े हो गए। आवाज़ें बाई जाने वाली नशेब से आ रही थीं। देखते ही देखते 5 या 6 आदमी इनके करीब पहुंच गए, लेकिन अंधेरा होने की वजह से अंदाज़ा करना मुश्किल था कि किस किस्म के लोग हो सकते हैं। दोनों ने अपनी राइफलें संभाल ली। फर्नांडो, इनमें से किसी ने आवाज़ दी। रॉबर्टू, जल्दी मत करना, चौहान ने आहिस्ता से कहा। राइफल की नाल झुका लो। और फिर बुलंद आवाज़ में बोला, फर्नांडो यहाँ नहीं है। कहाँ है? आवाज़ आई। बहुत देर हुई, वो मोना और हेनरी जंगल में गए थे, अभी तक वापस नहीं आए, चौहान ने जवाब दिया। तुम कौन हो? आवाज़ आई। कैदी, चौहान ने कहा। तुम अपनी राइफलें ज़मीन पर डाल दो, तहकमाना लहजे में कहा गया। रॉबर्टू, राइफल गिरा दो, चौहान ने कहा। वो तारों भरे आसमान के पेशे मंजर में 6 राइफलों की नालें देख रहा था और ये भी समझता था कि इनमें से बैक वक्त 6 गोलियां निकलेंगी, इसलिए इनकी 2 गोलियां किस शुमारों कतार में होती। वो आने वालों की निस्बत नशेब में थे,
इसलिए फौरी तौर पर इनकी नजरों से ओझल हो जाने के इम्कानात भी ना थे। रॉबर्टो ने गुस्सीली आवाज़ निकालते हुए राइफल ज़मीन पर डाल दी। जल्दी वो तीनों 6 राइफलों के दरगे में आ गए। तब इनमें से एक ने टॉर्च रोशन की। ओह, ये कौन है? एक ने चौहान के सीने पर राइफल रखकर कहा, और चौहान को याद आ गया कि वो इस वक्त अपनी असली शक्ल में है। मगर आखिर इसकी क्या ज़रूरत थी, जबकि सफदर और जूलिया भी अभी तक हेनरी और मोना ही के मेकअप में थे। तुम कौन हो? एक ने गरज कर पूछा। मैं इमरान हूँ, चौहान हिकलाया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे क्या कहना चाहिए। देखो, क्या ये मेकअप में है? किसी ने कहा, और टॉर्च वाला चौहान के करीब पहुंच गया और इसके गाल पर हाथ फेरता हुआ बोला, हरगिज़ नहीं, ये इमरान हरगिज़ नहीं है, मेकअप में नहीं है। कौन हो तुम? इमरान कहाँ गया? दूसरे ने पूछा। मैं नहीं जानता, चौहान गुर्राया। वो किसी भी किस्म की कमज़ोरी जाहिर नहीं करना चाहता था। ओह, इन्हें ले चलो, कुछ फ्रॉड मालूम होता है, किसी ने कहा, और इन्हें राइफल की नालों से एक जानिब धकेला जाने लगा। अरे, यहाँ हमारा सामान भी मौजूद है, चौहान ने कहा। चलते रहो, कोई गुर्राया। तकरीबन आधा घंटे चलते रहने के बाद वो फिर साहिल ही की जानिब ढलवान पर उतरने लगे, और इन्हें मालूम हुआ कि शायद इन्हें फिर बहरी ही सफ़र करना पड़े। एक बहुत बड़ी मोटर लॉन्च इनकी मुंतज़िर थी, लेकिन कुछ दूर चलकर उन्हें मालूम हो गया कि वो इसी जजीरे की किसी खलीज में सफ़र कर रहे हैं। वो सब खामोश थे। कैदियों को अब भी मौका नहीं मिला था कि वो इन लोगों की शक्लें देख सकते, क्योंकि लॉन्च भी अंधेरे ही में थी। सफदर ने बेहोश आदमी को सीधा किया। वो खासा सेहतमंद आदमी मालूम हो रहा था। उम्र 30 और 40 के दरमियान रही होगी। लिबास जहाजियों का सा था। बाजू पर गुदने गुदे हुए थे, लेकिन इसकी कौमियत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। इसके सर में चोट आई थी। कम से कम आधा इंच गहरा जख्म जरूर रहा होगा। जिस्म के बकिया हिस्से कतई बेदाग थे। सफदर इसे होश में लाने की तदबीरें करने लगा। जूलिया फिर उलझन में मुब्तला हो गई। समझ भी नहीं आ रहा था कि इस जख्मी को होश में लाने पर वक्त सर्व किया जाए या इमरान की तलाश जारी रखी जाए। सफदर तो वहाँ से हिलता हुआ दिखाई नहीं देता था, लेकिन इस वक्त तन्हा तो जूलिया के फरिश्ते भी जंगल में दाखिल नहीं हो सकते थे। कुछ देर बाद बेहोश आदमी को होश आ गया। इस दौरान में सफदर ने एक मोमबत्ती रोशन कर दी थी। पता नहीं कब से एक टुकड़ा उसकी जेब में पड़ा हुआ था। होश में आने वाला कर्राह कर उठ बैठा, लेकिन वो सफदर को बराबर घूरे जा रहा था। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो तुम 213 ही हो सकते हो, उसने भराई हुई आवाज़ में कहा। 213? सफदर ने हैरत से दोहराया, फिर जल्दी से पूछा, ओह, पहले ये बताओ तुम्हें क्या हुआ था? शायद तुम हेनरी ही हो, उस आदमी ने सफदर के सवाल का जवाब दिए बगैर कहा। और ये मुना है, फर्नांडो की बीवी। तुम्हारा ख्याल गलत नहीं है, सफदर बोला। क्या वक्त हुआ होगा? उसने कर्रा कर उठते हुए पूछा। 7:30, सफदर ने कहा। मगर फर्नांडो कहाँ है? उसने पूछा। मैं तुम्हारी चोट के मुतालिक पूछ रहा था, सफदर ने उसे याद दिलाया। हाँ, इसने अपना सर टटोल कर ससकी ली। चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, किसी ने बेखबरी में हमला करके सर पर सख्त किस्म की ज़रब लगाई थी। मैं गाफिल हो गया। ओह, ये तो कोई गार है। ओहो, तो उसने मुझे यहाँ ला फेंकने की भी जहमत गवारा कर ली थी, वो आदमी बोला। वो कौन था? सफदर ने पलकें झपकाई और बोला। कितनी देर हो गई? तुम इधर क्यों आए थे? कैदियों की निगरानी के लिए, जवाब मिला। वो सब साहिल पर मौजूद हैं, सफदर ने कहा। फर्नांडो हमें साहिल पर छोड़कर इधर आया था। जब बहुत देर हो गई और वो नहीं आया तो हम दोनों इधर ही आ निकले, सफदर ने बताया। तुम्हारे या इसके इधर निकल आने की क्या जरूरत थी? वो आदमी बोला। इस सवाल पर सफदर चकरा गया। जवाब ना बन पड़ा। हो सकता है कि इधर आकर उन्होंने गलती की हो, ऐसी गलती जिसका किसी वाकिफकार से इम्कान ही ना हो। जवाब सोचने की मोहलत हासिल करने के लिए उसने खांसना शुरू कर दिया। जवाब तैयार था। इसने खांसियों पर काबू हासिल करने की कोशिश करते हुए कहा, यही तो मैं भी देखना चाहता था कि आखिर इधर आने का क्या मकसद हो सकता है। खैर, इस आदमी ने कुछ सोचते हुए कहा, साहिल पर चलो, लेकिन टॉर्च बुझा देना। ओह, पहले बताओ दोस्त, ये हमलावर कौन हो सकता है? सफदर ने मुस्तरिबाना अंदाज में पूछा। क्या यहाँ भी किसी में इतनी हिम्मत हो सकती है? सफदर ने पूछा। क्यों नहीं, इसका इन्हिसार हालात पर है। मगर तुमने शायद पहली बार इस जजीरे में कदम रखा है, वो मुस्कुराया। मिसाल के तौर पर मैं तुम्हारा मेज़बान हूँ, लेकिन तुम्हारी गलती ही है। कितनी खूबसूरत औरत साथ लिए फिर रहे हो। अब अगर मेरा हाथ तुम पर उठ जाए तो इस औरत की सारी जिम्मेदारियाँ कुदरती तौर पर मुझ पर ही आ पड़ेंगी। क्यों, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वो आदमी बोला और हंसने लगा, और जूलिया को इसकी हंसी बड़ी भयानक मालूम हुई। वो गार से निकल आए थे, लेकिन जख्मी ने हिदायत कर दी थी कि टॉर्च रोशन ना की जाए और इस तरह रास्ता तय किया जाए कि कदमों की आवाज़ ना फैले। वो फिर उसी जगह पर पहुँच गए जहाँ से रवाना हुए थे, लेकिन यहाँ तो चारों तरफ सन्नाटा था।
सफदर ने अपने साथियों को आवाज़ें दी, लेकिन जवाब में कोई आवाज़ ना आई। आखिर टॉर्च रोशन करनी पड़ी। सामान जो का तू मौजूद था, लेकिन चौहान, लिजी और रॉबर्टू गायब थे। कुछ फासले पर दोनों राइफलें भी पड़ी हुई मिली। यहाँ तो कोई भी नहीं है, जख्मी आदमी ने कहा। खुदा जाने के क्या हुआ है, सफदर बड़बड़ाया। हो सकता है उन्हें यहाँ से लेकर जाया गया हो, जख्मी ने लापरवाही से कहा। खैर, अब तुम मेरे साथ चलो, सामान की फिक्र ना करो, उठवा लेंगे। यहाँ कौन उसे हाथ लगाएगा। एक बार फिर उन्हें जंगल की तरफ वापस आना पड़ा, लेकिन रास्ता दुश्वार गुजार नहीं था। यहाँ भी जख्मी आदमी ने टॉर्च रोशन नहीं करने दी। इसने अपने जूते भी उतार दिए थे और इनके भी उतरवा दिए। बस तुम मेरा कोट पकड़ लो, और मोना तुम्हारा कोट पकड़ लेंगे, इसने कहा। और नाक की सीध में चले आओ, डरो नहीं, यहाँ घनी झाड़ियाँ हैं। तुम्हारी चोट दुख रही होगी, सफदर ने कहा। नहीं, कोई ऐसी खास तो नहीं, जख्मी ने जवाब दिया। हमें कितनी दूर चलना होगा, जूलिया बदबदाई। बस मादाम, थोड़ी दूर, जख्मी ने कहा और बेढंगेपन से हंसने लगा। ये बेतुकी सी हंसी जूलिया के जहन के किसी ऐसे गोशे से टकराई थी जहाँ शायद कोई अनजाना सा खौफ सो रहा था। इसके सारे जिस्म में हल्की सी कपकपी दौड़ गई। कुछ दूर चलने के बाद रास्ता तंग होने लगा, हत्ता कि झाड़ियाँ इनके जिस्मों से मस होने लगीं। अपनी टॉर्च मुझे दो, दफतन जख्मी ने मुड़कर सफदर से कहा, और सफदर ने टॉर्च चुपचाप उसके हवाले कर दी। अगर उसे अपनी सही पोजीशन का इल्म होता तो वह जख्मी को कभी का मौत के घाट उतार चुका होता। वो यही समझ रहा था कि जूलिया और इमरान तो हर हाल में महफूज रहेंगे। अब जरा संभल कर, जख्मी ने कहा। हम एक नाले में उतरेंगे, इसने नीचे रोशनी डाली। एक गहरी सी दरार में पैरों के करीब नजर आई, जिससे ये पतला सा रास्ता बतदरीज ढलान इख्तियार करता हुआ गुजरा था। वो एहतियात से नीचे उतरने लगे, लेकिन ठीक इसी वक्त एक अजीब सी किस्म की आवाज़ से फिजा गूंज उठी। बिल्कुल ऐसे ही मालूम हो रहा था जैसे ये किसी बहुत बड़े सांप की फफकार रही हो। इतने बड़े सांप की फफकार जो चश्मे तसव्वुर के लिए भी महाल हो। ये क्या है, ये क्या है, जूलिया सहमी हुई आवाज़ में बोली। चलती रहो मादाम, इसे लोग जजीरे की रूह कहते हैं। ये आवाज़ बाज़ औक़ात पूरे जजीरे पर मुसल्लत हो जाती है और मकामी लोग अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर सकते। मगर हमारे लिए डरने की कोई वजह नहीं, क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं, वो आदमी बोला। ओह, तो इससे क्या, जूलिया ने कहा। हमें ये रूह कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसका कहर तो सिर्फ मकामी बाशिंदे पर नाजिल होता है, जख्मी ने कहा। वो खामोशी से चलते रहे और एक बार फिर उन्हें चढ़ाई पर चलना पड़ा। जूलिया बुरी तरह थक गई थी, लिहाजा ये चढ़ाई इसके बस का रोक नहीं रह गई थी। फिर भी वो चलती रही। अब बस्ती दूर नहीं है, जख्मी ने कहा। हमें तो नाहक ही यहाँ भेजा गया है, सफदर ने कहा। हम अपना काम कर चुके थे, हमें अपनी जगह ही पर वापस जाना चाहिए था। क्या कहा दोस्त, नाहक? जख्मी रुककर उसकी तरफ मुड़ा। उसका लहजा अच्छा नहीं था। सफदर हंस पड़ा और बोला, अरे ये तुम्हें क्या हो गया, इसमें खफा होने की क्या बात है? क्या तुम नहीं जानते कि बोगा का हुक्म है और इसे नाहक नहीं कहा जा सकता? जख्मी घुराया। ओह, सफदर के लहजे में भी सख्ती थी। तुमने सिर्फ बोगा का नाम सुना होगा, मैं इसे करीब से देख चुका हूँ। और इसके बावजूद भी तुम गधेपन की बातें कर रहे हो दोस्त। जख्मी के लहजे में तंज था। पुरस्कार आवाज़ फिर सुनाई दी। इस बार कुछ तवील हो गई थी और सचमुच ऐसा ही मालूम हो रहा था जैसे ज़मीन से आसमान तक बस यही एक आवाज़ रही हो। खामोशी से चलो, जूलिया ने डरी डरी सी आवाज़ में कहा। तुम लोगों ने बहस क्यों शुरू कर दी है? जख्मी फिर से हंसा और इस बार भी जूलिया को इसकी हंसी डरावनी मालूम हुई। वो ऐसी जगह पहुंच चुके थे जहां से बस्ती के चिराग साफ नजर आ रहे थे। इमरान और जोसेफ सूरज गुरूब होने से पहले जंगल में दाखिल हो गए थे, लेकिन किसी खास रास्ते पर नहीं चल रहे थे। जिधर भी मुंह उठा चले जा रहे थे। दफ्तन जोसेफ रुक गया, राइफल उसी के हाथों में थी। बॉस, इसने आहिस्ता से कहा, हमें कोई देख रहा है। खुद इमरान ने भी महसूस किया था कि जैसे उनकी निगरानी की जा रही हो, लेकिन इतने घने जंगल में किसी को ढूंढ निकालना आसान काम नहीं था। फिर भी यही तदबीर सूझी कि इन्हें दोबारा उसी तरह लौट जाना चाहिए जहाँ से वो जंगल में दाखिल हुए थे। इन अतराफ में किसी ताकुब करने वाले को आसानी पकड़ा जा सकता था। अभी तक तो ये महज शुबा ही था कि इनका ताकुब किया जा रहा हो, क्योंकि इमरान की दानिश में वो कोई वीरान जजीरा था जहाँ सजा के तौर पर उन्हें ला फेंका गया था, और रॉबर्टो का भी यही ख्याल था। लिहाजा अब इसी तरह इस बात की तस्दीक की जा सकती थी कि वो अपने अलावा भी यहाँ किसी आदमी को ढूंढ निकालते। वो फिर साहिल की तरफ चल पड़ी। जैसे ही जंगल का घनापन कुछ ख़त्म हुआ, इमरान बहुत ज़्यादा मोहतात हो गया। जोसेफ इसके पीछे पीछे चल रहा था। यकबैक इमरान ने खड़खड़ाहट सुनी और फिर ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई करीब ही झाड़ी में गिरा हो। जब तक इमरान इस तरफ मुतवज्जा होता, जोसेफ छलांग मारकर झाड़ी के करीब पहुंच चुका था।
चश्मे ज़दन में राइफल का कंधा बुलंद हुआ और झाड़ियों को चीरता हुआ किसी चीज़ से टकराया। फिर किसी की कराह सुनी। अरे ओ गधे, ये क्या किया? इमरान जोसेफ को झिंझोड़ कर बोला, जो ताकुब करने वाले का सर फाड़ चुका था। शायद इस नामालूम आदमी की शामत आ गई थी। ना वो बेखबरी में किसी चीज़ से ठोकर खाकर गिरता और ना जोसेफ राइफल के कंधे से उसका सर फाड़ देता। अब वो ज़मीन पर बेहसो हरकत पड़ा था। अबे, अब ये कई घंटे के लिए सोया? इमरान इसके सर का जख्म का जायजा लेकर बोला था। सब चौपट कर दिया तुमने, काले शुतुरमुर्ग। हो सकता है कि ये कुछ देर बाद ही मर जाए, इमरान ने कहा। बेहोश आदमी से बहुत कुछ मालूम हो सकता था, लेकिन जोसेफ की जल्दबाजी ने खेल बिगाड़ दिया। अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं रह गया था कि इसे वहीं पड़ा रहने दिया जाता या कहीं और ले जाकर छुपा दिया जाता। ये बात तो 10 मिनट के अंदर ही अंदर पाए सबूत तक पहुंच गई थी कि वो तन्हा ही था, वरना ऐसे मौके पर इसके साथी इसकी मदद ज़रूर करते। बिलाखिर उन्होंने इसे एक करीबी गार में डाल दिया। इमरान के पास इतना वक्त नहीं था कि वो वहीं रुककर इसके होश में आने का इंतज़ार करता। वो एक बार फिर जंगल में घुस पड़े, लेकिन इमरान की समझ में अभी तक नहीं आया था कि जोसेफ इन जंगलों में क्या तलाश करता फिर रहा है। इसका अंदाज बिल्कुल ऐसा ही था जैसे इसे किसी खास चीज़ की तलाश हो। बाज़ औक़ात वो चलते चलते रुक कर झुकता और घास फूस के झकड़ों में कुछ तलाश करने लगता। आखिरकार इमरान पूछ ही बैठा, ओ बॉस? जोसेफ ने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया, मुझे शिपलाली की तलाश है। ये क्या बला है? इमरान ने पूछा। घास होती है, ख्वा पीस कर पियो, ख्वा यूं ही चबाओ, तबीयत खुश रहती है। दूसरे तो ढेर भी हो सकते हैं, मगर मैं सिर्फ मगन रहूंगा। और तुम्हें भी ना सोचना पड़ेगा कि इस खबीज जोसेफ के लिए यहाँ इस वीराने में बोतलें कहाँ से मुहैया की जाएं, जोसेफ ने कहा। अबे ओ जोसेफ के बच्चे, क्या तुझे यकीन है कि तू यहाँ से जिंदा बचकर जा सकेगा? इमरान ने कहा। इसलिए तो मुझे शिपलाली की तलाश है बॉस। भला उखड़े हुए नशे की हालत में मरने से क्या फ़ायदा? जोसेफ ने कहा। बकवास बंद करो, वरना तुम्हारी हलक से राइफल की नाल उतार दूंगा, इमरान ने कहा। जोसेफ खामोश हो गया, लेकिन शिपलाली की तलाश जारी रही। फिर सूरज गुरूब होने लगा और जोसेफ ने कहा, बॉस, अंधेरा भी फैलने वाला है और मेरी जेब में सिर्फ आधी बोतल है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हात के लिए इसमें से कुछ बचा सकूं। खुदा गारत करे इस बोगा को, जोसेफ बोला। इमरान को बहुत देर पहले ही साहिल की तरफ वापसी के लिए मुड़ गया था, लेकिन शायद इसे रास्ते का अंदाज़ा नहीं हो सका था। फिर पूरी तरह अंधेरा फैल गया, लेकिन वह साहिल तक ना पहुंच सके। गनीमत यही थी कि इमरान की जेब में टॉर्च मौजूद थी, वरना अंधेरे में दरख्तों के तनों से टकराते फिरते, झाड़ियों से उलझ उलझ कर गिरते। इस वक्त भी जोसेफ बार बार इसके हाथ से टॉर्च लेकर किसी न किसी झाड़ी पर झुक पड़ता, लेकिन अभी तक तो शिपलाली के दर्शन नहीं हुए थे। इमरान भी खामोश ही रहा था। इसके लिए भी यही क्या कम था कि जोसेफ दुश्वारियों, मुश्किलात और बदनसीबी के तस्करे निकाल कर इसे बोर नहीं करता। यकबैक इसने कदमों की आहट सुनी और टॉर्च बुझाकर रोशन रुक गया। जोसेफ ने भी किसी शिकारी कुत्ते ही की तरह कान खड़े किए थे। आवाज़ें गो दूर थीं, लेकिन इन्हें टॉर्च की रोशनी नजर आ ही गई थी और वो दबे पांव इसकी तरफ बढ़ने लगे। और फिर कुछ देर बाद इन्हें 3 आदमी नजर आए। ये जूलिया सफदर और वही नामालूम आदमी था जिसे जोसेफ ने जख्मी किया था, और वो इसे गार में छोड़कर आए थे। फिर देखते ही देखते ऐसा मालूम हुआ कि जैसे वो ज़मीन में समा गए हों। अरे बाप रे, जोसेफ ने बड़बड़ाया, और फिर एक पुरस्कार आवाज़ ने उन्हें चौंकने पर मजबूर कर दिया। सांप की सी फुफकार, लेकिन इतनी तेज़ कि सारा जंगल गूंज कर रह गया। कुछ देर पहले भी उन्होंने ऐसी ही आवाज़ सुनी थी, मगर वो बहुत हल्की थी और वो इसे किसी सांप की फुफकार समझे थे और चौंकन्ने हो गए थे। जोसेफ बुकलाहट में कभी उंगलियों से क्रॉस बनाता और कभी कलाइयों से सीने पर। इमरान खड़ा सर खुजाता रहा और इसकी आंखें तेज़ी से गर्दिश कर रही थीं। फिर वो आहिस्तगी से आगे बढ़कर इस जगह पर पहुंचा जहां वो लोग ज़मीन में समाते हुए मालूम हुए थे। इसे सांप की फुफकार की परवाह किए बगैर ही ज़मीन पर लेट जाना पड़ा, क्योंकि खड़े रहने में देख लिए जाने का खदशा था। वो एक पतली सी दरार के सिरे पर थे, जिससे एक रास्ता नशेब में उतरता चला गया था, और इन लोगों की धुंधली परछाइयाँ नजर आ रही थीं। कुछ देर बाद वो फिर सामने वाली चढ़ाई पर नजर आई और फिर नज़रों से ओझल भी हो गए। अब इमरान भी इस दरार में उतर रहा था। जोसेफ इसी तरह झुककर चलने लगा जैसे अंधेरे में किसी पर हमला करने का इरादा हो। वो बहुत ज़्यादा गहराई में चले गए थे और फिर इन्हें चढ़ाई पर चलना पड़ा। ये शायद कोई खुश्क नाला था। ओह, ये शायद कोई बस्ती है, इमरान ने तवील सांस लेकर कहा। जोसेफ भी अंधेरे में टिमटिमाते हुए बेतरतीब चिरागों को घूर रहा था। इनकी पुष्ट पर तारीख जंगल साएं साएं करता रहा। इमरान अब फिर इन्हें 3 सायों की तरफ मुतवज्जा हो गया जिनके ताक़ुब में यहाँ तक पहुँचा था। वो इस वक्त एक खुले मैदान में थे और दूर से भी देखे जा सकते थे। इस बार इन्हें चौपायों की तरह हाथों और पैरों पर चलना पड़ा।
इमरान नहीं चाहता था कि इन लोगों को ताक़ुब का ज़रा सा भी शुबा हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।